आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लरिकल की पोस्ट जो एडवर्टीज़ की है, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का सेगमेंट है उसके बारे में। चूँकि मैंने आपके साथ जो सिलेबस था वो तो ऑलरेडी शेयर कर दिया था, पर हम आज अपनी बात को पूरी तरह से मुकम्मल करने से पहले जो है वो आपके साथ ज़रूर इस जो सिलेबस है उसकी डिस्कशन भी करेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर की कट ऑफ क्या रहती है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप किस तरह से एक बेहतर ऐसे लिख सकते हैं और ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है आपको, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम पहले भी बात कर सकते थे, पर आपको पता है कि जैसे ही एडवर्टीज़मेंट आई तो बहुत सारा जो एक क्योस था वो सोशल मीडिया पे मतलब एकदम से फैल गया था। तो उसकी वजह से जो फोकस्ड कैंडिडेट होता है वो कहीं ना कहीं उसका भी फोकस्ड हिलता है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा 2-4 दिनों का गैप दे करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जितने भी 30-40 लोग भी होंगे तो वो इनफ होते हैं, क्योंकि जितना कम स्ट्रेंथ रहती है आपको पता है कि उतना बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं और वो रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आपको देखने को मिलता है। मैं आपके साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि रैंडम बात आपके साथ करूँगा या मैंने आपको कोई अपना कोर्स सेल करना है, इस तरह का कोई भी मेरा इंटेंशन है नहीं। तो जो जेन्युइन पॉइंट होंगे मैं वही आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और एक कैंडिडेट की मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा जिन्होंने आरटीआई के थ्रू मुझे ये भेजी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने है, पर मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है। तो मैं उनकी दिखाऊंगा कि उन्होंने, मुझे लगता है मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है। फिर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी उससे मिलेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्लर्क का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका सिलेबस जो है वो आपका सिर्फ 4 सेगमेंट मेनली आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपने हिंदी में से लिखना है, दूसरा इंग्लिश में लिखना है, तीसरा आपने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करनी है और चौथा आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है और इंग्लिश से हिंदी में। ये आपके टोटल 4 सेगमेंट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा पेपर जो होता है वो आपको 80 मार्क्स का होता है और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। जो 80 मार्क्स है आपके एग्रीगेट टोटल, उसमें से आपको 36 नंबर पास मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इसके नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जो है वो मतलब कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे आगे के लिए, आपके जो है वो आप वहीं पे बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो 36 मार्क्स की है, जिसे क्रॉस करना कंपलसरी रहेगा। अब आपके जहन में आगे ये बात ज़रूर रहेगी कि क्या मेरिट जो है 100 नंबर से बनेगी या 80 से। तो मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरिट बनेगी आपकी इसी 80 मार्क्स में से। आगे जो टाइपिंग का सेगमेंट होता है वो आपका जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इंग्लिश एसे की बात करें तो 25 नंबर, हिंदी एसे की बात करें 25 और ट्रांसलेशन की बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों की तो 15-15 मार्क्स रिस्पेक्टिवली आपको दिए जाते हैं। उसके बाद जो आपका टाइपिंग है, मैंने बोला है कि टाइपिंग को मैं अलग कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेंस का ही एक पार्ट है, तो आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। देखिए, अगर आपको इस पेपर को जेन्युइनली अगर आपको क्लियर करना है तो आप इस तरह से मत सोचिए कि मैं करूँगा हो जाएगा, मैंने अदर पेपर की तैयारियाँ करके रखी हुई है, मैंने एचएस की प्रिपरेशन की हुई है। नहीं होगा आपका। भले ही आपने एचएस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या किसी बड़े पेपर को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, अगर आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको आज गारंटी के साथ बोल देता हूँ, क्योंकि हर एक पेपर की एक अपनी खूबी और अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात को समझ लेना, क्योंकि अगर आपने स्क्रीनिंग निकाल दी तो आप टाइपिंग में फंस जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव तो चलो आप मैनेज कर लेंगे, पर अगर आपने ये स्क्रीनिंग फेज़ ही निकालना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि काफ़ी स्कैटर्ड पेपर आता है और अगर आप इस चीज़ को ढंग से अप्रोच नहीं करेंगे तो फंस सकते हैं, क्योंकि मेरिट भी काफ़ी हाई जाती है इसकी। तो ये बात आपने ध्यान में रख लेना है, क्योंकि टाइम को भी टाइम चाहिए होता है चीज़ें ठीक करने के लिए। तो ये बात आपने जहन में रखें। अगर आपने इसको पेपर को जेन्युइनली टारगेट करना है तो इस पेपर को टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो ऐसे आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा उसका कर लेता हूँ, थोड़ा उस पेपर का पढ़ लूँगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो आपको 10 मिनट जो है वो टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। आपकी ग्रॉस स्पीड जो होगी इंग्लिश की वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती होगी कि कैसे ग्रॉस स्पीड होगी या नेट स्पीड 30 चाहिए। नहीं, आपने इंग्लिश के 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करने हैं, 30 गलतियाँ आपके अलाउड होगी, यानी कि 270 आपके नेट ठीक होने चाहिए। बस इतना सा फंडा आपने याद रखना है, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन और इफ बट में नहीं जाना है। हिंदी में वही आपको 25 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए, यानी कि
इसमें भी 10% आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, तो लगभग 25 गलतियाँ आपकी माफ़ होगी। तो यानी कि वही आपकी 23-24 वर्ड पर मिनट जो होगी वो नेट स्पीड आनी चाहिए। तो इस तरह का इसमें क्राइटेरिया रहता है। मैक्सिमम 10% एरर मैंने आपको बता दिया, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट से इसका लेना देना कुछ नहीं है। पर अगर आपने जो है वो इसको नेगलेक्ट किया तो ये आपको फंसा सकता है, भले ही आप टॉपर होंगे रिटर्न के। तो ये बात ध्यान में रखें। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना क्या चीज़ है कि आपको ना पता होना चाहिए। मैंने आपके साथ चूँकि शेयर कर दिया था प्री मेंस की कट ऑफ दोनों, पर फिर भी यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मेंस की बात हो रही है तो मैं आपको मेंस की कट ऑफ रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में दिखाऊंगा, और आपको एवरेज स्कोर भी दिखाऊंगा कि किस ईयर में एवरेज स्कोर क्या रहा डिस्क्रिप्टिव पेपर में। देखिए, ये बात है 2022 और 25 की, जहाँ पर रेगुलर वैकेंसियाँ थी। टोटल आपको मैं बताता चलूँ कि 92 2022 में थी, और लगभग 48 जो भी थी आपकी 2025-24 की जो एडवर्टीज़मेंट आई थी उसमें थी। यानी कि 25 में ही वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, तो उसमें रही। अगर आप ध्यान देंगे तो उस साल जो कट ऑफ गई यूआर की वो गई 62 2022 में। यानी कि लास्ट कैंडिडेट जो रिकमेंड हुआ रेगुलर पोस्ट के लिए उसके नंबर 62 थे, 80 में से 62 नंबर। तो अब क्या आपको लगता है कि 215 पोस्टें होने के बावजूद और 92 पोस्टें रेगुलर होने के बावजूद क्या इतनी ज़्यादा कट ऑफ जानी चाहिए थी? आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पर देखिए, उस साल का पेपर इतना आसान पेपर आ गया था, ट्रांसलेशन इतनी ईजी आ चुकी थी कि लोगों को 30 में से 30 स्कोर कर लिया उन्होंने, क्योंकि वन लाइनर ट्रांसलेशन आई थी। अगर आपने 30 में से 30 स्कोर कर लिया, और ऐसे भी साधारणतः वैसे ही ऐसे पूछे गए थे जैसे ट्रेडिशनली पूछे जाते थे, तो यानी कि एज़ पर एक्सपेक्टेशन और ऑन द लाइन जो है वो पेपर बिल्कुल आया, और काफ़ी कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिला हुआ था, तो अच्छा स्कोर कर लिया कैंडिडेट्स ने। जब आप 30 में से 30 अगर या 25 नंबर ला दिया आपने, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा एज बच जाती है। 50 में से आप फिर इस सिचुएशन में 30-35 तो निकाल ही देते हैं, तो आप जो है वो एक जो 60 का थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए इस साल आपको ओवरऑल कट ऑफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। और इस साल की अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 58, अगर आपको रेगुलर सीट चाहिए तो 58 मार्क्स आपके 2022 में होने चाहिए थे मिनिमम। एवरेज मैंने ऐसा निकाला है कि जितने कैटेगरी है और जितनी उनकी कट ऑफ है उसको डिवाइड किया है टोटल कैटेगरी से, यानी कि 6 कैटेगरी से। तो लगभग अगर 58 मार्क्स से ऊपर अगर आपके नंबर बनते हैं तो आपके जो थे वो उस टाइम का एक एवरेज स्कोर बनता है 58। तो ये बात ध्यान में रखें, इसके ऊपर ही आपको कट ऑफ चाहिए थी अगर यूआर में आपको आना है। तो यूआर की कट ऑफ क्लियर करनी थी, उसके ऊपर ही नंबर लाने थे। अब 2025 में देखिए तो यूआर की जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 42। अब यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखिए इस बार तो वैकेंसियाँ भी काफ़ी कम थी, फिर इतनी कम कट ऑफ, तो देखिए पेपर बहुत एब्सर्ड आ गया था इस साल के जो पेपर आए थे वो टोटली ऐसे सारे यूपीएससी के जो एसए के पेपर होते हैं वहाँ से पिक किए हुए थे, और उसके ऊपर मार्किंग इतनी स्ट्रिक्ट हुई है कि काफ़ी बच्चों का स्कोर जो है वो मतलब ये मान लीजिए आपकी काफ़ी बच्चे ना जो 36 नंबर का जो क्राइटेरिया था, थ्रेशोल्ड थी, उसको ही क्रॉस नहीं कर पाए, बाकी तो छोड़े आप। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको ड्रास्टिकली डिप देखने को मिला आपको कट ऑफ के अंदर, और 42 पे जो यूआर का कैंडिडेट था वो रिकमेंड हो गया रेगुलर सीट के लिए। अगर हम इस साल के एवरेज स्कोर की बात करें तो 38 रहा जो रेगुलर पोस्टों के ऊपर। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो उस टाइम हमें देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस साल की पोस्टें। देखिए, इस साल है आपकी रेगुलर पोस्टें 84। अब आपके पास देखिए क्लियर कट जो है वो आपके पास यूआर की 28 है, पर अपने दिमाग से निकाल दीजिए एंटिसिपेटेड क्लियर कट, आपने सीधा मान के चलना है कि आपके पास 29 पोस्टें हैं। तो 29 पोस्टों के लिए ऐसा नहीं कि 2022 से ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि 2025 से कम है, यानी कि रिलेटिवली जो है वो एक आपको एक मिड आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहानी रही। 2022 में कट ऑफ गई 58, यानी कि लास्ट कैंडिडेट जो रिकमेंड हुआ यूआर का उसके नंबर थे 58, और 40 पोस्टें थी जो कॉन्ट्रैक्ट में थी। वही अगर 2025 की बात करें तो 38.5 नंबर पे जो है वो लास्ट कैंडिडेट रिकमेंड हुआ यूआर का, और टोटल पोस्टें थी 5। आपको कितना ड्रास्टिकली जो है वो यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है, इसकी वजह मैंने आपको पेपर ही बताया कि पेपर 22 में कंपैरेटिवली 2025 के कंपैरिजन में बहुत आसान था,
और 25 का भी बहुत टफ था, इसलिए आपको ये जो इतना बड़ा ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की, तो अगर आपको मेरिट में आना है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं मैं, तो अगर आप उस टाइम जो है वो 50 से ऊपर स्कोर करते हैं 22 में, तो आप कैटेगरी से तो सिलेक्ट हो सकते थे, पर अगर आपको यूआर में आना है तो आपको जो है 58 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि इतने नंबर से नीचे ना आपको आपका कहीं भी आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप जो है वो जो एक एवरेज स्कोर होता है ना, आपको एवरेज में नहीं आना होता है, आपको टॉप में आना होता है। ये बात ध्यान में रखें। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपको एवरेज में नहीं आना है। अगर आप एवरेज स्कोर करेंगे तो आप एवरेज में ही रहेंगे, आप टॉप में नहीं आ पाएंगे ऊपर। तो आपको टॉप में आने की कोशिश करनी है। इसके एवरेज स्कोर का मतलब ये हो गया कि इसके नीचे काम बनने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। फिर अगर हम बात करें 2025 के एवरेज स्कोर की, तो वो था 37। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इस साल के कॉन्ट्रैक्ट का क्या सिनेरियो है। इस साल जो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट हैं वो आपकी 57, यूआर की है 23 और क्लियर कट है, इसमें कोई फट नहीं है। इस बार कैटेगरी के लिए भर भर के पोस्टें हैं। एससी की यहाँ पर 13 है और यहाँ पर देखिए एससी की कितनी है, 19 पोस्टें हैं। तो 13 और 19 32 पोस्टें तो यहाँ पर हो गई। ओबीसी की भी बहुत अच्छी पोस्टें हैं। तो बहुत अच्छी पोस्टें जो है वो आपको इस बार कैटेगरी वालों के लिए भी देखने को मिलेगी। तो कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको डबल बेनिफिट मिलेगा। जैसे 32 अगर एससी की, तो इसमें 53 जो है वो आप यूआर की भी जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो है वो अगर आप टॉप में आते हैं तो आप शिफ्ट हो जाते हैं यूआर के अंदर लास्ट में। तो ये बहुत मतलब एक रिलेटिवली ना एक अच्छा चांस आपके लिए बन जाता है। तो ये बात ध्यान में रखें। अगर मुझसे पूछेंगे आपको टारगेट इस साल क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता पेपर कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा, मुझे नहीं पता, पर आपने अभी टारगेट लेकर के चलना है 60+ का। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 60+ का सोच के चलना है, इससे नीचे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 60 से ऊपर ही नंबर लाने। देखिए अगर पेपर आसान आ गया तब तो बात बनेगी नहीं, इसके नीचे अगर फिर अगर पेपर टफ आया तो आपको, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपका क्या हो जाता है कि आपको जो मनपसंद आपका डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है। तो बहुत सारे बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाते हैं आपको। तो अगर आप अभी से सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। और कंपटीशन इस बार ना बहुत मतलब अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप जहाँ मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए, पर ये करना है कि जहाँ से शुरू करेंगे थोड़ा सा ना वहाँ पे टिकना है, अपने अंदर ठहराव लाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए ना, मैं इसी चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कई लोग ना जुड़ते हैं फिर छोड़ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमसे किसी से भी, उनका क्या होता है कि वो एक भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके का, या रिसोर्स बदलते रहना है। तो ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को, और आपके लिए फिर उसका बेनिफिशियल हो पाना चीज़ों का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखें, थोड़ा सा ठहराव लाने की आपको ज़रूरत होगी और अच्छे से अप्रोच करने की ज़रूरत आपको होगी। अगर आप एक यायावर की तरह जो है भटकते रहेंगे तो आपके लिए जो है वो इस बार भी वो स्थिरता नहीं आ पाएगी जो आपको चाहिए एक्चुअल में। अगर हम आगे बात करते हैं, आप देखिए 60 स्कोर लाना क्या है, इम्पॉसिबल है? नहीं, लाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस रखना है आपने इन चीज़ों के ऊपर। मैं बोलता हूँ कि कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो कंटेंट इतना मैटर नहीं करता है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नहीं, देखिए आप जहाँ मर्जी जैसा मर्जी एग्ज़ाम दीजिए, कंटेंट आपका हर जगह मैटर करता है। अगर बात करें कंटेंट, ग्रामर, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर, ये जो 6 चीज़ें हैं, अगर इन पे आपने मास्टरी कर ली ना, आप जो मर्जी एग्ज़ाम दीजिए, मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मर्जी आप एग्ज़ाम दीजिए, आप उसमें 110% जो है वो अच्छा करेंगे बाकियों से, अगर आपको इन चीज़ों को मैनेज करना आता है तो। देखिए कंटेंट एक अलग चीज़ होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो आपके नंबर कैसे कटते हैं। और अगर आप लोग जो है वो ग्रामर आपका अच्छा है पर आपके पास कंटेंट नहीं है, तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है, आप क्या लिखेंगे उसमें। अगर जनरल, जैसे मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसे लिख रहे हैं और आप लिख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत
बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर इस तरह की आप जनरलाइज चीज़ें लिखेंगे तो आप क्या एग्ज़ामिनर की जगह खुद को रख के देखिए आप, क्या लगेगा आपको कि ये तो किसी भी आप अनपढ़ आदमी से भी पूछ लेंगे कि भाई ऐसा होता है, तो वो भी आपको बता देगा। इसमें कौन सी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ना खुद को एग्ज़ामिनर की तरह ट्रीट करना है और सोचना है कि अगर मैं अपने पेपर को या दूसरे के पेपर को चेक करता तो मैं कैसे इस चीज़ को देखता। आपको खुद अंदर से जवाब मिलेगा। तो इस तरह से खुद इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत होती है। अब आपके पास टाइम मैनेजमेंट की जहाँ पर बात है, आपको पता है कि आपके पास जो है वो 120 मिनट और 4 सेगमेंट है, यानी कि 30-30 मिनट आपको अलॉट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 30-30 मिनट पूरे बांट के रखिए। देखिए, हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे करने में आप हो सकता है सहज हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि 25 मिनट ऐसे को रखिए, 25-25 मिनट, 50 मिनट, और बाकी जो आपके पास 70 मिनट का समय बच रहा है वो आप ट्रांसलेशन को दीजिए और खूबसूरती के साथ ट्रांसलेशन को कीजिए। आराम से कीजिए, 2-3 बार पढ़ करके कीजिए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी है आपकी, तो आपका हो सकता है 2-3 नंबर 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिले बाकियों से। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 इवन 1 पॉइंट का इतनी वैल्यू होती है कि आपकी जो है वो 60 साल की पक्की नौकरी लग सकती है। और अगर वो पॉइंट ना मिले आपको कुछ पॉइंट, तो हो सकता है कि आप फिर से उस ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना पड़े। तो इतनी वैल्यू होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 नंबर की। वोकेबलरी, देखिए साधारण वोकैब जो है वो यूज थोड़ा सा, मतलब आप सिंपल भाषा रखिए, पर थोड़ी सी ना वोकैब के ऊपर काम करते रहिए डे टू डे। अगर आप जितना खुद को रिफ़ाइन करते जाएंगे, खुद उतना ही अच्छा वर्जन अपना पाएंगे। तो इसलिए ना आप जब भी सिस्टम में घुसेंगे तब भी आपको थोड़ा सा ना बाकियों से खुद को अलग रखना है। आजकल इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी एआई के ऊपर क्रिएट हो चुकी है कि कोई भी बंदा एक सिंगल लाइन भी नहीं लिख पाता है। क्यों? क्योंकि सीधा फ़ोन निकालो, फ़ोन से एआई को बोल दो, वो करके दे देगा। अगर आपकी लाइफ से या हम सबकी लाइफ से एआई को हटा दिया जाए, तो क्या हम एक सिंपल सी एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कर पाते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चन करो। तो इसलिए ना इन चीज़ों को बहुत कीनली देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सिस्टम में घुसे भी तो आप ऐसा लगे कि बाकियों से मुख्तलिफ आप लगे, और जो टेक्नोलॉजी है उसको आप एज ए टूल यूज़ करें, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर ना बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ, आप इससे पहले भी जब जो जैसे 24 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनको भी मैं बोलता था कि स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, और कई लोगों ने किया और वो सिलेक्ट भी हुए। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चरिंग पहले करनी है आपने। जब ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं आप, तो आपने सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाना है कि मैंने इस ऐसे के अंदर क्या पॉइंट लेने हैं और क्या लिखना है। ये इस तरह से जब आप स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे ना, तो फिर आपके दिमाग से या जब आप लिखेंगे तो आपसे वो चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अगला सवाल है कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखें। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। क्यों अंडरस्टैंड करना है, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। मैं वो कॉपी भी दिखाऊंगा। पहले लिखने से पहले आपने 2-3 मिनट का टाइम लेना है और देखना है कि पूछ क्या रहा है, ऐसे भी आपसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। उसके बाद, क्योंकि कई बार कॉज इफेक्ट पूछे होते हैं, चैलेंज सॉल्यूशन पूछे हैं, सारी चीज़ें पूछी होती है। तो इस तरह से ना कोर टॉपिक से हटना नहीं है, जो चीज़ पूछे उसको तो एड्रेस करना ही है। फिर उसके बाद जो है वो स्कोप क्या है उस टॉपिक का, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। यानी कि 30-40 सेकंड का टाइम लगता है सोचने समझने में, इन चीज़ों को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बात ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि सीधा पेपर पकड़ा, देखा और स्टार्ट हो गया, आपने इमीडिएटली लिखना शुरू कर दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखें। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर इज़ नॉट अबाउट राइटिंग द मोस्ट, इट इज़ अबाउट द राइटिंग द राइट थिंग्स इन द राइट स्ट्रक्चर विद एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। ये बहुत चीज़ मैटर करती है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये जो इनको जो है वो 9 मार्क्स इस ऐसे के अंदर मिले हैं। चूँकि इन्होंने अच्छा ऐसे लिखा है, पर मेरी समझ ये कहती है कि इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत टॉपिक ले लिया है। अगर इन्होंने इसी टाइम पे रिजर्वेशन का टॉपिक लिया होता, ये 2024 की आंसर शीट है, तो ये मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत भी अच्छा कर सकते थे और आज कुछ और कहानी होती। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने लिखा है ऐसे, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत लिखा है इसमें, पर फिर भी जो एक
कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, एक फ़िलॉसफिकल एंगल देता है ये, कि वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन बट विजडम इज स्केयर्स रिसोर्स। तो इस तरह के ऐसे को आपको ना, इसके डायमेंशन बहुत सारे बन जाते हैं। तो इस तरह के ऐसे को ना आपको उस तरीके से लिख पाना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मुझे लगता है कि जब आप टॉपिक को चूज़ करते हैं तो वाइजली सोच समझ के टॉपिक को चूज़ करें। अपने ऊपर खुद ही एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, खासकर ऐसी सिचुएशन में। इनको 9 मार्क्स मिले हैं। मुझे लग रहा है कि ये और अच्छा डिज़र्व करते थे। अगर इन्होंने वो जो रिजर्वेशन वाला ऐसे था वो अटैम्प्ट किया होता तो डेफिनेटली इनको 12-13 मार्क्स उसमें मिल जाते। इसके बाद इन्होंने देखिए आगे क्या किया हुआ है कि इन्होंने हिंदी का ऐसे लिखा हुआ है, इतना खूबसूरत ऐसे लिखा है। ये देखिए, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण इनमें उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। इन्होंने इंट्रो इतनी गजब की लिखी हुई है कि हमने आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में एक शब्द सुन रखा है, फोमो, जिसका अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कितना अच्छा है। और आगे वर्डिंग देखिए इनकी, ये ऐसी मानसिक स्थिति होती है जब युवा छूटने के डर से ग्रसित होता है। जब युवा छूटने के डर से ग्रसित होता है, उसे हमेशा लगता है कि वह किसी न किसी चीज़ से पीछे छूट रहा है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ये युवाओं में संतोष की भावना का क्षरण कर रहे हैं। एक और अच्छा वर्ड यहाँ पर ऐड हुआ है। आगे देखिए, ये लिखते हैं कि युवा लगातार पूरे दिन भर जानकारियों के बवंडर, एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है इन्होंने फिर से, में घिरा रहता है। दूसरों की उपलब्धियाँ, यात्राएं, सफल पलों को वह हमेशा देखता रहे, उसमें उससे असहज हो जाता है, असहजता की भावना जागृत हो जाती है, वो स्वयं में परिपूर्ण नहीं हो पाता है। तो इस तरह के इन्होंने वर्डिंग लिखी हुई है और कितनी अच्छी खूबसूरती से इसको ड्राफ्ट किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने अगर ये वाला ऐसे छोड़ करके अगर वो रिजर्वेशन वाला किया होता है, क्योंकि साधारणतः ऐसा है ना कि रिजर्वेशन के बारे में हम सुनते रहते हैं, तो ये और भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो जब भी देखिए, जो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होते हैं जब चूज़ करने के, तो ध्यान में रखना है कि आप अपनी सहूलियत देखिए। एक्सपेरिमेंट मत करने जाओ कभी भी। जब एग्ज़ाम में होते हैं, ट्राई मत करो, ओवर ट्राई मत करो कि मैं इसको कर लूँगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, या इस तरह की चीज़ें। जो सिंपल है उसके ऊपर काम करो और उस तरीके से अप्रोच करो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा इस आंसर शीट को दिखाने का पर्पज़ यही था कि जब ऐसे चूज़ करना है आपने, तो ध्यान से उसको, जो आपको बेहतर आता है, द बेस्ट आता है, उसको ही लिखना है। और ऐसे रैंडम अपने ऊपर जो है वो आपने खुद ही एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। चूँकि इन्होंने अच्छी कोशिश की है, पर फिर भी मुझे लगता है कि रिजर्वेशन वाला ऐसा ये बहुत अच्छे से कर सकते थे अगर वो पिक करते तो। अब उसके बाद मैं आपको फिर से वहीं वापस ले चलता हूँ। आई होप आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी उससे कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऐसे चूज़ करें तो ध्यान से और केयरफुली उसको देखना है आपने। आगे क्या करना है आपने कि फ्रेमवर्क तैयार करना है, क्विक। आपने पहले तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 सेगमेंट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। इंट्रो को देखिए, ऐसा नहीं कि 5 पेज कैसे लिखना है और आपने पूरे 1 पेज पे इंट्रो लिख दिया। इंट्रो के अंदर आपने ऐसी चीज़ें लिखनी है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देनी है जिसके अंदर मतलब कि इंट्रो को पढ़ करके पूरा आपका जो है वो स्ट्रक्चरिंग और आपका जो प्लानिंग है वो समझ में आ जाए कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन में जाएगा। उस तरीके से आपने अप्रोच करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। अब जैसे मैंने आपको ये एक ऐसे दिखाया हिंदी का, क्या इन्होंने ये एक रात में डेवलप किया है? नहीं, लिखा है इन्होंने बार बार चीज़ों को, तब जाकर ये चीज़ इनके अंदर आई है। तो ये बात ध्यान में रखना है। लैंग्वेज को जो है बहुत सिंपल रखो, शॉर्ट सेंटेंस लिखो, ग्रामर अच्छा रखो, फॉर्मल लैंग्वेज रखो और वोकैब को अच्छी रखो। प्रॉपर कनेक्टर यूज़ करने हैं। कनेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप पैसेज चेंज करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जंबल जैसा लगने लगे कि आप चीज़ें जो है वो एक चीज़ वहाँ की बात करें, दूसरी वहाँ की। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ यूजफुल कनेक्टर है जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑन अदर हैंड, दस, अल्टीमेटली। तो इनको थोड़ा याद करके रखें। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए साफ़ सुथरा लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ लिखें और प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। अब जब आपको प्लेन शीट मिलती है ना, अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है तो एक लाइन ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, फिर वो एकदम भद्दा जैसा लगेगा। अगर आपकी एक राइटिंग ना अच्छी नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपने क्या करना है कि एक ही डायरेक्शन में लिखना है। चाहे जिस डायरेक्शन में लिखना आप पसंद करते हैं उसी डायरेक्शन में लिखना है। इंग्लिश का आप देखेंगे, हिंदी का भी इवन आपकी हैंड राइटिंग अपने आप अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं कि एक हैंड राइटिंग भद्दी कब लगती है, जब आप एक
लाइन जो है वो राइट साइड लिख रहे हैं, दूसरी लेफ्ट साइड जा रही है, एक आपका वर्ड जो है वो लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड आ रहा है, तीसरा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है आपने, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है आपने। और कंक्लूजन के अंदर जो है वो डोंट इंट्रोड्यूस ए कम्प्लीटली न्यू आर्गूमेंट, ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ मत लिख दोगे जो आपने बिल्कुल भी ऐसे में जिसका जिक्र ही ना किया हो। तो ये बात ध्यान में रखना है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ कि डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, ट्राई टू मेक द एग्जामिनर्स जॉब ईजी, उसका काम आसान हो जाए पेपर चेक करने का, इस पे ध्यान देना है, ना कि उसको इम्प्रेस करने पे। ये आपने बहुत क्लियरिटी इस चीज़ की रखनी है अपने दिमाग में। अगर हम बात करते हैं, देखिए आप अच्छी ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, पर थोड़ा सा मैं आपको इसको फिर से एलोबरेट कर देता हूँ, ट्रांसलेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए ट्रांसलेशन इज़ नॉट अबाउट वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन, आपको पूरे शब्द एक एक शब्द की ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, आपको मीनिंग ट्रांसलेट करना और उसकी टोन और सेंस जो होती है उसको ट्रांसलेट करना होता है। पहले आपने क्या करना है कि पूरा पैसेज जो आता है उसको ध्यान से पढ़ना है, और ये कुछ एक चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, जैसे कि हु इज़ डूइंग समथिंग, कौन कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। फिर व्हाट डिड इट हैपन, फिर व्हाई डिड इट हैपन, और व्हाट इज़ ओवरऑल मीनिंग। इन अगर आपने इन 5 सवालों का जवाब ढूंढ लिया, फिर आपने क्या करना है, मतलब रीड, अंडरस्टैंड, ट्रांसलेट, ये इसका फॉर्मूला रखना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने कि ब्रेक द सेंटेंस, ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो फुल स्टॉप तक, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने, 2-2 4-4 शब्द के, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने हैं। आपको पता है कि आपको क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आती है। अब इसको देखिए, फॉर एग्जांपल, वह अपने घर का अकेला कमाने वाला था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, और वर्ब है था, इन्फॉर्मेशन है घर का अकेला कमाने वाला। अब इसको जो है आप नेचुरल ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी, कि ही वॉज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम साधारण सुनते हैं कि केवल केवल देखा मैं, या वह अपने घर का अकेला कमाने वाला था। तो अकेला देखा हमें, तो हो सकता है कि लॉनली लिख दें हम, या ओनली लिख दें, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ही वॉज द ओनली अर्निंग वन ऑफ हिज हाउस। तो इस तरह की ट्रांसलेशन जो है वो वेग हो जाती है और वो साधारणतः गलत हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखें, आपको लगता ज़रूर है कि मीनिंग तो सेम जैसा आ रहा है, पर फिर भी एक नेचुरल टोन आना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। उसके बाद देखिए, डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड। जैसे ये अगला सेंटेंस है, जैसे वह ध्यान में कुछ सोच रहा था। अब इसकी ट्रांसलेशन कई लोग कैसे करेंगे, ही वॉज थिंकिंग समथिंग इन मेडिटेशन। अब ध्यान को मेडिटेशन शब्द आपने सुना होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। भले ही आपको लग रहा है कि मैंने सही किया है, अगर आप इस तरीके से लिखें कि ही सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तो ये और नेचुरल लगेगा और सही भी लगेगा। तो इस तरह से ना आपको मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आपने इस तरह की गलतियाँ की होगी जो आपको घर आकर के महसूस होगी प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो आपने इन चीज़ों को इस बार नेगलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई द टेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस आपका नहीं बदलना चाहिए जब आप ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे करता है, डज, कर रहा है, इज़ डूइंग, किया, डिड, कर रहा था, वाज डूइंग, कर चुका था, हैड डन, करेगा, विल डू, और कर रहा होगा, विल बी डूइंग। तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी है जो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो टेंस का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वैसे ही ट्रांसलेशन करो, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में है तो वैसे ही करो, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है, उसी तरह से आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो आपकी टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपकी एक्यूरेसी क्रिएट करती है। ओरिजिनलिटी हमेशा बचाए रखनी है मीनिंग की, ऐसा नहीं कि आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग ही उसका चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपने अपने आइडियाज़ नहीं ऐड करने हैं, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव नहीं करना है, और मीनिंग नहीं बदलना है, और मेक श्योर करना है कि कॉम्प्लिकेट ना करें आप चीज़ों को। ट्रांसलेशन इज़ इक्वल टू समथिंग सेम मीनिंग प्लस नेचुरल लैंग्वेज, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कनेक्टर का बहुत ध्यान रखना है आपने, कनेक्टर का, ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं ट्रांसलेशन के अंदर। जैसे लेकिन शब्द आया, जैसे एक कैंडिडेट ने शेयर किया कल अपनी कॉपी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, एक गुड लिखा हुआ था और फिर कॉमा था, फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो था वो स्टार्ट होता था।
पर उन्होंने क्या किया, गुड को मतलब अच्छा अच्छा और फिर कॉमा था, फिर आगे से सेंटेंस स्टार्ट होना था, तो उन्होंने अच्छा को लिख दिया गुड ट्रांसलेशन के अंदर। जबकि अगर आप बेल लिखेंगे तो वो नेचुरल भी लगता है। तो इस तरीके से ना, जैसे ये हो गया आपका यहाँ पर लेकिन हो गया, बट हाउ एवर लिख देना है, इसलिए देयर फॉर हैंस लिख दिया, हालांकि हाउ एवर ऑल दो, क्योंकि बिकॉज, जबकि वेयर इज़ वाइल, इसके अलावा मोर ओवर बिसाइड्स अंततः अल्टीमेटली फाइनली। तो इससे जो है वो आपकी भाषा और भी कॉम्पैक्ट हो जाती है। आगे क्या ध्यान रखना है आपने, ईडियम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे ईडियम आ गया आंखों का तारा, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे स्टार ऑफ द आइज़, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है क्योंकि ये ईडियम है, इसका ट्रांसलेशन होती है द एप्पल ऑफ वन आइज़। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ना ईडियम्स वगैरह को पढ़ के रखना है आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है। और इससे क्या होता है कि लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपने सबसे पहले पढ़ो, समझो, फिर छोटा छोटा ब्रेक करो उनको, फिर ट्रांसलेट करो और नेचुरलाइज करो उनको, और फिर लास्ट में चेक करना है आपने यही बोलूँगा मैं, डोंट ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। हिंदी को जैसे आप साधारणतः हिंदी बोलते हैं, उसको हिंदी को ट्रांसलेट मत करो, जबकि थॉट को ट्रांसलेट करो आप। ट्रांसलेट द थॉट इनटू इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो अवॉइड करनी है आपने, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है, रॉन्ग टेंस नहीं बनाने हैं, आर्टिकल का ध्यान रखना है, रॉन्ग प्रपोजिशन नहीं लगाने हैं, और आपने हिंदी ये बात ध्यान में रखो कि इंग्लिश के अंदर जो वो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है या हिंदी का जो ग्रामर होता है वो ना इंट्रोड्यूस कर दें आप, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाए। ओवर यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी जो है वो ज़्यादा हैवी यूज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओरिजिनलिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, जो आपके ईडियम होते हैं उनको वे एज पर जैसे ट्रांसलेशन उनकी होती है वैसे ही करें, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से आप कुछ भी कर रहे हैं। लास्ट में जब आप कर बैठते हैं पेपर को तो प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। तो ये सब चीज़ें मेरी ओर से कि फॉर द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क डिस्क्रिप्टिव पेपर, एवं कोई भी पेपर हो, एक्यूरेसी एंड नेचुरल एक्सप्रेशन विल जनरली स्कोर बेटर देन अननेसेसरली सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो आपको 110% फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे के अंदर जो है वो आपको एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यू डोंट नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यू नीड कंट्रोल्ड लैंग्वेज, प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड रेलेवेंट कंटेंट। ये बात आप ध्यान में रखें, और अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, और आपने कईयों ने गलतियाँ ये पीछे की भी होगी। अगर किसी को जो है वो डाउट रहता है अगर यहाँ से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने की। थैंक यू।